हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। आपको पता है मैंने बोला था आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा जो कि सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। लेट अस स्टार्ट। मैं आज से फिर से रेगुलर हो गया हूं और कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आफ्टर टुडे मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन नहीं तो कम से कम वीकली पाँच वीडियो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूं, ऐसे टॉपिक्स जो यूट्यूब में काफ़ी परेशानी से हम लोगों को मिलता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, आज मैं समझाने जा रहा हूँ मुद्रा स्फीति एवं अपस्फीति। देखो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। काफ़ी बार हम लोगों को समस्या होती है कि इन्फ्लेशन होता क्या है और डिफ्लेशन होता क्या है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, अर्थव्यवस्था में जो होता है, जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है या फिर जो भी परचेजिंग होता है, वो सारे डिपेंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। तो डिमांड यानी कि मांग और सप्लाई मतलब पूर्ति, यानी कि कितना मांग हो रहा है और कितना पूर्ति हो रहा है, ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर है अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये हमेशा जो है इसकी तीन स्थितियां होती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि वो तीन स्थितियां कौन कौन सी है। वो स्थितियां ही मतलब कि किसी अर्थव्यवस्था में जो है कि कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट है कि स्फीति होगा या अपस्फीति होगा, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर तीसरी अर्थव्यवस्था यानी कि मांग और सप्लाई, यानी कि मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हो। तो यहाँ देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक मांग और पूर्ति है, अगर दोनों बराबर हो जाए ये एक आदर्श स्थिति है। आपको बता दूं मैं, ऐसी स्थिति असंभव है, क्योंकि ये होना किसी भी तरह से लाजमी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो अगर कुछ ना कुछ चल रहे हैं, यानी अगर मांग अधिक होगा तो पूर्ति डेफिनेटली है कम होगा। अगर मांग अधिक होगा पूर्ति कम होगा, तो इस जो समस्या को हम लोग कहेंगे मुद्रा स्फीति कहेंगे, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और दूसरा जो है, मांग अगर कम हो और पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाए, इसको कहेंगे अपस्फीति या मुद्रा संकुचन भी कहते हैं, डिफ्लेशन। तो अब एक एक करके दोनों की परिभाषाओं को हम लोग जानते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और इनकी जो मतलब कि कहाँ कहाँ पर हम लोग जो है यूज कर सकते हैं और इसे कैसे हम लोग जो है समझें। ठीक है। तो जिस समय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, कहने का मतलब है अगर मान लो आप कि आपके पास सामान 5 ही है, लेकिन जो है सामान 5 ही है लेकिन उसका जो मांग है अत्यधिक है, यानी लोग मांगने वाले हैं 1000 आदमी मांगने वाले हैं। तो सामान तो 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम लोग कहीं न कहीं वृद्धि कर देंगे, उसके प्राइस को डेवलप्ड कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि कम से कम आदमी खरीदे। जो इससे क्या होगा, जैसे कि उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है जब कब क्या हो, दाम बढ़ जाए किसी चीज़ की। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अधिक होने के कारण मांग बढ़ती है, और जो है मांग अगर बढ़ जाए और पूर्ति कम हो जाए तो इसे ऐसी स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जिससे अर्थव्यवस्था की मात्रा तो ज़्यादा होती है परंतु इसका मूल्य कम हो जाता है, यानी कि वस्तु के पैसा की मात्रा ज़्यादा होता है लेकिन वस्तु का मूल्य जो है मतलब कि कहने का मतलब है, आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उसका वैल्यू कम हो गया। देन क्या हो गया, जो वस्तु पहले 5 रुपये में मिलते थे वो वस्तु अभी 200 रुपये में मिलने लगी, यानी नहीं तो 10 रुपये मिलने लगे, डबल हो गया। यानी आपका जो मुद्रा है उसका जो वैल्यूएशन है वो आधा हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसे। आप जैसे उदाहरण के लिए मैं जो बताया, 100 रुपये जो आपके पास था उसका वैल्यू अब जो है किसी वस्तु का 200 रुपये हो गया, तो आपका मुद्रा का वैल्यू आधा हो गया। कहने का मतलब अगर मुद्रा का वैल्यू आधा हो गया तो वस्तु का मूल्य दुगुना हो गया। डायरेक्टली आप कह सकते हो कि डायरेक्टली इन्वर्स है प्रोपोर्शन। ठीक है। अब मुद्रा को आसानी शब्दों में हम महंगाई के रूप में भी मतलब कि सूचित कर सकते हैं मुद्रा स्फीति को। कैसे, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की तुलना में जो है मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को मुद्रा स्फीति कहते हैं। ठीक है। अब मुद्रा स्फीति का माप कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग डिटेल में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो आई होप कि आप समझ जाओ कि थोक मूल्य सूचकांक, इसका दो तरीके से हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। पहला क्या है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक बाजार
अर्थात बड़ी मंडियों की मांग एवं पूर्ति की परिवर्तन को मतलब परिवर्तनों को एक निश्चित समय अवधि में यानी कि सामान्यतः 15 दिवस तक देखा जाता है और इसी आंकड़ों को थोक मूल्य सूचकांक निर्धारित किया जाता है जिसे मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इससे सूचकांक की पूंजीगत वस्तु रखा जाता है जैसे कि स्टील, तेल, पेट्रोल, सीमेंट आदि। जैसे भारत में इसी सूचकांक के माध्यम से ही मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। भारत में किस माध्यम से की जाती है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा किया जाता है, WPI के द्वारा। और दूसरा क्या है? CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसमें अगर आप जानोगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोक्ता को मिलने वाली वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों को निश्चित समय अवधि में यानी कि लगभग 2 माह तक देखा जाता है। और इस सूचकांक को खाद्य सामग्री और सेवाओं को शामिल किया जाता है जैसे आटा, कपड़े, मनोरंजन, शिक्षा आदि मतलब स्वास्थ्य आदि बातों को रखा जाता है। विश्व के कई देश इसी सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति की मूल्यांकन करते हैं। तो आप कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 तरह के इंडेक्स हैं जिसको हम लोग यूज करके कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति की बातों को सामने निकालते हैं। तो भारत किस पे? तो भारत होलसेल पे निकालता है, ठीक है। और बहुत सारे देश किस पे निकालता है? तो कंज्यूमर पे, यानी कि किस पे निकालता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। दैट्स ऑल। तो आगे अगर हम लोग चलते हैं तो मुद्रास्फीति की स्थितियाँ क्या होती हैं, इसे हम लोग 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कौन? घिसटती। तो आप घिसटती मुद्रास्फीति को हम लोग कहते हैं। घिसटती क्या हो गया? घिसटती कहने का मतलब 3% से अगर कम हो नियंत्रित स्थिति कहा जाता है। अगर 3 से 5 हो चलती मुद्रास्फीति कहा जाता है, ये भी एक नियंत्रित स्थिति ही है। 5 से 10 हो जाए तो दौड़ती मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये चिंता का विषय एक तरह का होता है। अगर 10% से उच्च हो तो ये अर्थव्यवस्था के लिए संकट कहा जाता है, अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब जैसे 1990 के दौरान भारत की मुद्रास्फीति 16% से भी अधिक थी, पर आपको पता है कि 1992 में जो उदारीकरण की नीति को हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया, उसके बाद मुद्रास्फीति काफ़ी न्यूनतम अवस्था में धीरे धीरे लौटती चली गई। अगला अगर पॉइंट हम लोग चलते हैं, मुद्रास्फीति क्या प्रभाव है यानी क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रास्फीति के नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं। तो नकारात्मक क्या है? आप जैसे कि मांग ज़्यादा का अधिक होना, यानी मांग ज़्यादा का अधिक होना, यानी मांग कभी ज़्यादा हो जाएगा तो कभी अधिक हो जाएगा, तो महंगाई बढ़ जाता है। मुद्रा मूल्य में गिरावट हो जाता है, ऋण देने वाले को नुकसान होता है क्योंकि आप पैसा का वैल्यू डाउन हो गया तो कहीं ना कहीं आपको जो है कि आपका पैसे की वैल्यूशंस डाउन हो जाएगा, तो ऋण देने से नुकसान होता है। बैंकों को नुकसान होता है, ठीक है। जमाखोर को फ़ायदा होता है। कैसे? जैसे कि कोई भी वस्तु को अगर जमा करके रखेगा तो उसका वस्तु का कीमत बढ़ेगा, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होगी। उत्पादन रोजगार के अवसर पैदा होंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है। जैसे ही मांग बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो आप कह सकते हो मुद्रास्फीति डायरेक्टली क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन है किसका? तो बेरोजगारी का, यानी कि कहने का मतलब आपको रोजगार ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्री एक फिलिप द्वारा जो है इस सिद्धांत को महंगाई और बेरोजगारी के बीच उल्टा रिश्ता प्रदर्शित किया है, जिसको आपको मैंने पहले बता दिया। देख सकते हो यहाँ पे आप, फिलिप क्या है इस जो है कि मतलब कि रेशियो एक ग्राफ के द्वारा आप समझाता है। जैसे जैसे दर बढ़ेगा वैसे वैसे बेरोजगारी घटती जाएगी। और जैसे अब अगला जो हम लोग अपस्फीति के विषय में चर्चा करते हैं, तो अपस्फीति यानी डिफ्लेशंस क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में, अब मैंने पूर्व में ही चर्चा कर दिया था, डिफ्लेशन मतलब क्या हो गया? जब मांग घटता है और पूर्ति बढ़ती है, ठीक है ना। यानी कोई भी वस्तु का अत्यधिक उत्पादन हो जाए लेकिन खरीदार बहुत कम हो, तो इस विषय में हम कहेंगे डिफ्लेशन। तो जब अर्थव्यवस्था की मात्रा में मतलब कि अर्थव्यवस्था मुद्रा की मात्रा कमी आती है, वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जो मैंने कहा वही है। इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा की मात्रा कम होने से मांग में कमी आती है और वस्तु और सेवाओं की मात्रा में अधिक होने के कारण उसकी कीमतें गिर जाती है। आप सपोज करो आप बाज़ार में जैसे कि परवल 1000 kg आ गया, लेकिन ख़रीदने वाला आदमी 5-6 ही है, तो परवल का कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी निपटाना है हमको, तो उस वस्तु का कीमत डाउन हो जाएगा क्योंकि ख़रीदार जो है बहुत कम है।
और जो है वस्तु बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसका प्राइस डाउन कर दिया जाएगा। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि जब प्राइस अत्यधिक मतलब सॉरी कम हो और वस्तु अत्यधिक हो तो इसे डिफ्लेशन हम लोग कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, तो वस्तु और सेवा की मात्रा अधिक होती है और उसका मूल्य काफ़ी कम होता है। तो अब अगर हम लोग इसे अगर विस्तृत तौर पर यानी कि समझने का कोशिश करें तो ये होगा कि अर्थव्यवस्था में पहले से ही वस्तु और सेवाओं की अधिकता होने से उत्पादन में कमी आती है, जिससे रोजगार कम होते हैं, जिससे उपभोक्ता की आय समाप्त होती है और क्रय शक्ति घटती है, चीज़ें सस्ती होती है और नहीं बिकती है, जिससे कि आर्थिक मंदी भी कहलाते हैं। आर्थिक मंदी जो है कहने का मतलब इसी समस्याओं से डिफ्लेशन के कारण आती है और मुद्रा स्फीति से ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि इसमें चीज़ें जितनी सस्ती होती है उतनी ही क्रय शक्ति घटती है। यानी कि कोई वस्तु अगर महंगी है तो समझ लो कि उसकी मतलब कि खरीदार ज़्यादा हैं, अगर कम है तो समझ लो मतलब कि खरीदार बहुत ही कम है, मतलब कि खरीदार अगर कम है तो समझ लो वस्तु बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो। तो वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, इसी को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। आप देखो अपस्फीति क्या प्रभाव होते हैं, मांग में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है, रोजगार में कमी आती है और फिर मुद्रा की मात्रा में कमी परंतु मुद्रा में वृद्धि हो जाती है। ऋण देने वाले को फ़ायदा होता है और बैंकों को, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप अगर अच्छे से समझ पाए होगे तो डेफिनेटली आपका मुद्रा अपस्फीति एवं स्फीति में आपकी समझ अच्छी हो चुकी होगी। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर सच में हेल्पफुल है तो यू मस्ट subscribe my channel and like this video and share with your friends. Okay friends, I hope you understand my words. Thank you for listening my video.